नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन का जियोग्राफी का पोर्शन। और दोस्तों इसमें मैं पहले भारत का भूगोल यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे वर्ल्ड का भूगोल और पूरी का पूरा जो घटना चक्र है उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर विद व्याख्या के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक घटना चक्र का रिव्यू रहेगा। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप मार्केट से इस बुक को खरीद सकते हैं, बहुत ही सही बुक होती है। और इसमें अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सब में इससे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कलेक्शन दे दिया गया है। तो आप लोग इस बुक को जरूर जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसी बुक का, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने उस बुक का पूरा यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा और साथ में साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस सीरीज को भी मैं कंटिन्यू रख सकूँ। और साथ में आपको यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 या 4 वीडियोज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो सीरीज है ये आपका घटना चक्र और ज्योग्राफी और घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास, ये दोनों की सीरीज कंटिन्यू डेली आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक इसका और एक यहाँ पर हिस्ट्री का। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका आज का है वह है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो पहले है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। भारत विश्व का जो है 5वां बड़ा देश नहीं है। तो इस तरह से ये अगर कथन की बात यहाँ पर करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर कथन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। आगे और देख लेते हैं सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस। नेक्स्ट है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तीसरा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें दोस्तों 2 और 4 ये 2 आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाते हैं। पहला तो कि अभी मैंने जो बताया, दूसरा वाला ऑप्शन जो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो ये बिल्कुल सही है। और भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां यहाँ पर देश है। उसके बाद यहाँ पर चौथा सही है आपका, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में जो इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए, भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का जो विस्तार है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। तो देखिए यहाँ पर 37 डिग्री तक भारत का विस्तार है, तो इसलिए पूरा का पूरा भारत तो आपका उष्णकटिबंध के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री नीचे तक ये आपका उष्णकटिबंध माना जाता है, लेकिन भारत इसके ऊपर तक यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो भारत है इसका जो विस्तार है ये अगर देखा जाए तो ये जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पर इसके ऊपर तक फैला हुआ है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो है वो उष्णकटिबंध में पूरी तरह से नहीं स्थित कहा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है तो ये विस्तार आपका कहाँ से लेकर 6 डिग्री, यानी कि ये जो विस्तार माना जाता है, ये वाला जो विस्तार है ये आपका वर्टिकल विस्तार जैसे कह सकते हैं, तो इसे अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। तो ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका ये विस्तार यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत स्थल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है स्थल मंडल का उसका 2.4% भारत ने अधिकृत कर रखा है। और नेक्स्ट है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट, और इसका निर्धारण भारत की मानक समय रेखा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है, अभी मैंने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो ये भी आपका वही हो जाएगा, जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17%, लगभग 17% यहाँ पर क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 17% जनसंख्या भारत में विश्व की निवास करती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो भारत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट दे दिया गया है, 3,00,000
32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यहाँ पर जो गांव की संख्या है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 6,40,932 है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें किसी में ये नहीं दिया गया है 6,40,000। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर लगभग इतना है एग्जैक्ट। और उसके बाद यहाँ पर भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक यहाँ पर है। तो ये भी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये भी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये इसको बोल देते हैं पूर्वी। ठीक है, ये जो विस्तार है भारत का 28 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, और ये जो विस्तार होता है इसे अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और ये हमारा जो मुख्य भूमि है, देखिए मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी नीचे है, इसके जस्ट नीचे, तो वहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो ये जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है, तो कहाँ से कहाँ तक भारत विस्तृत है? तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि भारत कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो अगर हम उत्तरी अक्षांश में देखते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लेकिन अगर यहाँ पर पूर्वी देशांतर के मध्य देखा जाता है तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश है वो बताना है कि निम्न से किस एक से भी होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है ये राजस्थान से भी होकर गुजरता है। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो इसमें आपको बताना है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर। ये थोड़ा मैप से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको मैप का नॉलेज अच्छे से होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा आपको बताना है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा अगर हम बताएं तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से पहली बात तो होकर गुजरती है। ठीक है, अब वो 8 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? पहला गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और इसमें से अगर इनमें से देखा जाए तो कौन सा राज्य इसमें आता है? तो यहाँ पर वर्तमान में दिए गए बिल्कुल में से कोई भी यहाँ पर सही विकल्प नहीं दिया गया है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अब यहाँ पर ये प्रश्न 1990 का है और उस समय झारखंड जो है वो बिहार का ही भाग हुआ करता था, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन अगर आजकल के आज आधुनिक समय के हिसाब से देखा जाए तो इसका इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा झारखंड से होकर गुजरती है, न कि बिहार से होकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये आते हैं। तो गुजरात से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन जो कर्क रेखा हमारी है ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन है ये नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है तो इसमें से किस में से होकर गुजरती है? तो मैंने अभी फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपका जिसमें गुजरात इधर से स्टार्ट करते हैं, अगर हम 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर से उधर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा गुजरात। ठीक है, उसके बाद जस्ट गुजरात के बाद राजस्थान आ जाएगा, फिर राजस्थान से ही सटा हुआ मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी सटा हुआ छत्तीसगढ़, फिर उसी से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनसे होकर गुजरती है। लेकिन कर्क रेखा गुजरती है किससे गुजरती है? तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। तो ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने बताया अभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर यहाँ पर गुजरती है। इनमें ऑप्शन डी सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये अगर आपको नॉलेज यहाँ पर अच्छे से है किस चीज़ का, अगर आपको मैप का नॉलेज अच्छे से है तो आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। तो इसका जो आंसर सही आंसर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। इसकी व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से जो अगरतला है ये आपका 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अंतर स्थिति अगर देखा जाए 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है तो उससे इसका जो डिफरेंस है वो माइनस का 20 मिनट है। गांधीनगर की अगर बात करते हैं तो 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर है और इसका जो डिफरेंस है ये आपका प्लस का 17 मिनट्स है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर अक्षांश ये आपका 19 मिनट है और उज्जैन का जो डिफरेंस आता है ये 21 मिनट आता है। तो सबसे कम डिफरेंस इसमें 17 मिनट आता है जो कि आपका गांधीनगर का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका गांधीनगर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इनमें से कौन सा नगर है जो कि कर्क रेखा के निकट स्थित है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है कोलकाता जो है 22 डिग्री 33 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट उत्तरी अक्षांश और नागपुर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कर्क रेखा के समीप स्थित है तो ये आपका 22 डिग्री 33 मिनट जो कि आपका कोलकाता हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यही मैंने बताया था 23 डिग्री 30 मिनट जो आपका उत्तरी है 23 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर दक्षिण मैंने लगा दिया उत्तरी अक्षांश, ये आपको यहाँ पर डिवाइड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कर्क रेखा होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो इनमें आपको बताना है कि जून माह में कौन से स्थान हैं जिनमें जो है दिन की अवधि अधिकतम होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ठीक है, देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ये आपका मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए कैसे यहाँ पर आंसर आया है। देखिए यहाँ पर ये होता है जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। ठीक है,
देखिए पूर्व में देखिए जो हमारी भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी कि 22 डिग्री 30 मिनट, उसके अगर हम पूर्व में जाते हैं तो हमारा समय आगे चलता है, और अगर पश्चिम में जाते हैं तो समय हमारा पीछे चलता है। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अगर रात के 12 बजे हैं और वहाँ पर सुबह के 6 बज गए हैं, इसका मतलब वो समय आगे चल रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो जो स्थान है भारत से पूर्व में होगा, मतलब भारत के पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। ठीक है, तो 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर के बीच अंतर कितना आ जाएगा? तो उनके याम्योत्तर के बीच देखिए 1 घंटे के अंतराल पर, ठीक है, यहाँ पर 15 डिग्री का डिफरेंस आता है, यानी कि 15 डिग्री जो है चलने पर 1 घंटे का डिफरेंस आता है। अगर हम 15 डिग्री पूर्व में चलते हैं, मतलब जो हमारी याम्योत्तर रेखा है 22 डिग्री 30 मिनट, उससे अगर हम 15 डिग्री पूर्व में चलेंगे तो 1 घंटे का डिफरेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे हम याम्योत्तर से पूर्व में 15 डिग्री पूर्व में चलते जाते हैं तो 15-15 के डिफरेंस पर 1-1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जैसे हम पश्चिम में चलते हैं तो वो समय आगे चलेगा, अगर पूर्व में चलते हैं तो आगे मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए हम 82 डिग्री 30 मिनट पर हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम 15 डिग्री और आगे कोई व्यक्ति आगे बैठा हुआ है 15 डिग्री, मतलब कि यानी कह सकते हैं 82 डिग्री 45 मिनट पर अगर कोई व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में अगर वो होगा तो उसको 1 घंटा समय उसका तेज चलेगा, यानी कि वो 1 घंटे ज़्यादा वाले समय को महसूस करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पीछे की तरफ होगा वो 1 घंटे पहले वाले समय को महसूस करेगा। तो ये चीज़ का मतलब है। तो यहाँ पर जो कि कितना है, 6 घंटे का अंतराल है, तो 6 घंटे का है तो 1 डिग्री में 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री का डिफरेंस बना? तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री का डिफरेंस। कितना आ गया? 90 डिग्री का डिफरेंस। अब अगर हम 82.5, यही तो हुआ था 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, तो 92.5 में अगर 90 डिग्री जोड़ते हैं तो 172.5 डिग्री यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे का समय होता है। ठीक है, कितने घंटे का? 2 घंटे का यहाँ पर समय होता है। ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आंसर। देखिए, गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी जो विस्तार है ये 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी जो डिफरेंस आता है ये आपका आ जाता है 29 डिग्री 26 मिनट, चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, एक देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए 29 डिग्री 26 मिनट में अगर हम करेंगे तो लगभग 118 मिनट का अंतर आएगा, और 118 मिनट 2 घंटे के अंतराल के यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, पहली बात, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके देखिए आईएएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको मैप की जानकारी बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा यहाँ पर। 3 औरंगाबाद जो है अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना से अधिक दक्षिणवर्ती है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर देखिए दिया गया है जबलपुर, ठीक है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 79 डिग्री 95 मिनट ईस्ट तक यहाँ पर, मतलब इसका जो अक्षांशरी और देशांतरी विस्तार है, सॉरी, तो ये है आपका अक्षांशी विस्तार और इसका ये है देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशी विस्तार जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है वर्टिकल, और देशांतरी विस्तार हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जबलपुर की ये स्थिति है तो ये इसका ये और ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है ये अक्षांशी विस्तार होगा, जो कि 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर की तरफ है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है तो ये वाला विस्तार होगा, और ये है 79 डिग्री 95 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो है अक्षांशी विस्तार है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर अक्षांशी विस्तार आप लोग देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है?
तो इनमें से कौन सा शहर है जो कि भारतीय मानक समय, ठीक है, IST के निकटतम है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रीवा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन दे देता हूँ। देखिए रीवा जो है ये आपका 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर, सागर आपका 78.50 डिग्री पूर्वी देशांतर, उज्जैन 75.43 डिग्री पूर्वी देशांतर और होशंगाबाद है 77.45 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो यहाँ पर मानक समय के सबसे निकट मानक समय है क्या? ये है मानक समय आपका है 81 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, यानी कि लगभग 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 पूर्वी देशांतर है। तो 81.19 पूर्वी देशांतर इसके सबसे नज़दीक है, इसलिए रीवा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर भारतीय मानक समय, ठीक है, के अनुसार हम देखते हैं भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका का स्थानीय समय क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10:38 पूर्वाह्न, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय के बीच अगर अंतर हम देखते हैं तो ये लगभग 9.5 डिग्री का अंतर है। और मैंने बताया चूँकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, यानी 1 डिग्री देशांतर अगर आप आगे चलते हैं पूरब की तरफ चलते हैं तो आपका 4 मिनट समय आगे चलेगा, और अगर पश्चिम की तरफ चलते हैं तो 4 मिनट समय पीछे की तरफ चलता है। इसीलिए इसके बीच इतना जो है अंतर आता है, कितना समय? 38 मिनट का यहाँ पर अंतर होगा, ठीक है। तो 38 मिनट का अगर यहाँ पर अंतर होगा तो इस तरह से यहाँ पर 10:38 समय यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, तो मानक समय पर मध्याह्न है, यानी कि आपका 12 बजा हुआ है, तो आपसे पूछा गया है कि 120 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो चूंकि 120 डिग्री है तो सबसे पहले तो हमें ऐसे डिफरेंस देखना है कि 82.30 डिग्री 82.5 से 120 डिग्री से डिफरेंस कितना है। तो ये 37 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस आता है, और इसको हम 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 37 डिग्री 30 मिनट को तो लगभग 150 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो 150 मिनट यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि 12 में 2 घंटे अगर 30 मिनट ऐड करते हैं तो ये 2:30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर किससे नहीं गुजरती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किससे किससे होकर किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, और ये महाराष्ट्र से होकर यहाँ पर नहीं गुजरती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। तो ध्यान रखिएगा कि जो याम्योत्तर मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश, इनसे होकर यहाँ पर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इनमें से किस नगर से होकर गुजरती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। तो ये है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय यानी कि IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया जाता है? तो ये आपको मैंने बता चुका हूँ, इलाहाबाद के नैनी की सबसे ज़्यादा समीप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST एक ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर कितना पाया जाता है? तो इसमें अंतर 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5.5 घंटे माइनस, सॉरी यहाँ पर 5.5 घंटे माइनस का मतलब 5 घंटे, ये जो अरुणाचल, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लगभग यहाँ पर 5 घंटे का अंतर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अतः यहाँ पर प्लस के 5 घंटे का अंतर पाया जाता है, माइनस नहीं है, प्लस के 5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 घंटे आगे रहता है उसका समय भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप
सबसे सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। तो ये यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के तिरप का पहली बात तो उसका जो है जो देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद कांडला का देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे जो आएगा। अब 1 मिनट के डिफरेंस मतलब कि 4 मिनट का डिफरेंस आता है 1 डिग्री देशांतर पर, तो उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कितने समय का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी, लगभग 7 बजे। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज के क्वेश्चंस, और इसी तरह ठीक है अभी बचे हुए हैं क्वेश्चंस, वो भी सारे देख लेते हैं। ठीक है, ये अब टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। ठीक है, इनमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है। तो ये जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है ये आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। और ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये आपका यहाँ पर कन्याकुमारी, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दक्षिणतम मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो ये आपका कन्याकुमारी आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर द्वीपों को मिला लें तो ये बड़ा निकोबार हो जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है चूँकि, तो यहाँ पर बड़ा निकोबार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट आपको बताना है यहाँ पर कि इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है बड़ा निकोबार पर। ठीक है, यानी कि बड़ा निकोबार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो इंगित करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सुदूर अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, ये पूर्वी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो सबसे अधिक पूर्व की ओर इनमें से कौन सा अवस्थित है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, सबसे अधिक पूर्व में कौन सा स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। देख लेते हैं यहाँ पर सबका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हैदराबाद का जो देशांतरी विस्तार है 78 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर, ये 77 डिग्री है, और लखनऊ 81 डिग्री है, जो कि 82 जो कि आपका सबसे ज़्यादा पूर्व की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन सब में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है, ठीक है, जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। तो वो स्थान आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्याकुमारी। ठीक है, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीमावर्ती देश से संबंधित है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर एकदम हो जाता है। ठीक है, मानचित्र में आप देखकर यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए मानचित्र इसका दिया गया है और इसमें आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया था, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन था मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये भूटान है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश है।
ठीक है। तो ये असम पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए बांग्लादेश और भूटान इन दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो था कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये क्या है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए नेपाल और भूटान, ठीक है। पश्चिम बंगाल, नेपाल और भूटान, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही है, मतलब कि 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। तो पश्चिम बंगाल अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सॉरी बांग्लादेश हम लोग, ये पश्चिम बंगाल, तो ये आपका नेपाल और भूटान, यहाँ पर ये दोनों ही सीमाओं से यहाँ पर लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो मिजोरम आपको देखना है, यहाँ पर ये है मिजोरम, ठीक है। ये किससे है? बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। तो मिजोरम जो है बांग्लादेश, तो ये हो गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और किससे? म्यांमार, तो म्यांमार से भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर अगर आपको दिखाएं तो बांग्लादेश से नहीं मिलती है कौन से राज्य की सीमा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, सॉरी डी नहीं, सी, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर से यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलेगी। अगर आप मानचित्र में यहाँ पर देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मणिपुर की जो सीमा है ये बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बाकी सभी की सीमा यहाँ पर बांग्लादेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, इनमें आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो कौन सा समूह है जो यहाँ पर पाकिस्तान से, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आया था और इधर, हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है मिस हो गए हैं, तो मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें से कौन सा समूह है जो पाकिस्तान से सीमा आपको बनाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है, राजस्थान और गुजरात, ये जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं सिक्किम और बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें जो है नागालैंड जो है ये बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर ये सीमा निर्धारित करता है डूरंड लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो ये कौन सी सीमा रेखा यहाँ पर ये उदाहरण है? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है किसका उदाहरण है? तो ये अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, ठीक है, सुपरपोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा अभी मैंने बताया, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे ही रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो बहुत ही आसान सा है, भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, ठीक है। अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो भारत के किस प्रदेश की सीमाएं पूछा गया है? नेपाल, चीन, नेपाल,
भूटान एवं चीन से मिलती है। तो ये सिक्किम आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसके 3 तरफ से हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? तो ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस जियोग्राफी के, और इसके बाद हम जियोग्राफी को भी यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे और भारत के प्राकृतिक प्रदेश, और इसके बाद जो भी इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे जनजातियाँ सबसे रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पर घटना चक्र को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।